YouTube पे बहुत से वीडियो हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग में जाने वाले हो तो कोडिंग के लिए ये वाला लैपटॉप बढ़िया है, वीडियो एडिटिंग के लिए ये वाला, गेमिंग के लिए ये वाला। लेकिन वापस से कंफ्यूजन में लाके डाल देते हैं आपको, क्योंकि वो कुछ भी ऑनर, रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स किसी का भी लैपटॉप बस पकड़ाए जा रहे हैं। खुद उन्होंने बस अमेजोन से देख लिया, इसके स्पेसिफिकेशन बढ़िया लग रहे हैं, थोड़े दाम इसके अच्छे हैं, रेटिंग बढ़िया है, बस कुछ भी चिपका दिया। तो मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से अभी इस 3 साल के इंजीनियरिंग लाइफ के जर्नी में मैंने जो देखा है कि कौन से लैपटॉप्स मोस्टली स्टूडेंट यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप भी देखोगे ऑनर थोड़ा बढ़िया लग रहा है, रियलमी थोड़ा बढ़िया, रेडमी थोड़ा बढ़िया, लेकिन घूम फिर के वापस उसी एचपी, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर यही सारी चीजों पे आने वाले हूं। तो ट्राई करूंगा चीजें जितनी सिंपल हो सकती है उतना सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रांड के साथ। क्या भैया ब्रांड मैटर करता है? कुछ लोग कहेंगे नहीं मैटर करता, बट मैटर करता है। लैपटॉप के हिसाब से नहीं कि जितना बढ़िया ब्रांड उतना बढ़िया लैपटॉप। सेल्स सर्विस, लैपटॉप खरीदने के बाद सर्विसिंग कैसी है, सर्विस सेंटर्स कितने जगह जगह अवेलेबल हैं, क्योंकि मोबाइल के जैसा नहीं है इसका सर्विसिंग। लैपटॉप में आपको ऑथेंटिक सर्विस सेंटर्स ढूंढने पड़ते हैं, और खासकर जब आपका वारंटी में हो। तो एचपी, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर प्रायोरिटी वाइज मैंने बताया है। इस हिसाब से आप सर्विसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हो। एचपी, डेल थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट सर्विसिंग इनकी बहुत बढ़िया रहती है। इसी वजह से एक रीजन है कि एचपी और डेल बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड्स हैं। एप्पल अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट सर्विस सेंटर्स बहुत ज्यादा इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्हें उतनी सर्विसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। वही अगर बात कर ले एमएसआई की, तो एमएसआई वाले सर्विस सेंटर्स में थोड़े नखरे दिखाते हैं कि उनका लैपटॉप के पीछे एक छोटा सा स्टिकर लगा रहता है, अगर आपने खुद से रैम अपग्रेड करने के लिए भी निकाला, वारंटी खत्म। आपको सर्विस सेंटर्स में ही जाके रैम अपग्रेड करवाना होगा या कुछ भी उसमें एसेसरीज डलवानी है। तो अब हम जितने भी लैपटॉप्स देख रहे होंगे वो या तो एचपी, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर, यही सारे लैपटॉप्स के बारे में बात कर रहे होंगे। एमएसआई को भी मैं थोड़ी देर के लिए लीग से बाहर रखता हूं, क्योंकि आपको अभी लग सकती है ऑनर बढ़िया लग रहा है, रियलमी बढ़िया, एमएसआई बढ़िया, कुछ कुछ अलग अलग ब्रांड्स भी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तक आप खुद एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हो बहुत सारे रिसर्च के बाद, तो आप लेने वाले हो वही एचपी, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर ही। मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद भी जब इंजीनियरिंग से पहले लैपटॉप रिसर्च कर रहा था, मुझे भी ये सारे ब्रांड्स अच्छे लगे थे। सस्ते दाम में, अच्छा स्पेसिफिकेशन, अच्छी रेटिंग्स। बट रेटिंग का मतलब क्या होता है? खरीदते समय लोगों को खरीदने के बाद 2-3 दिन यूज करने के बाद जो बढ़िया लगा रेटिंग दे दिए। अब उसके बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद कैसा लैपटॉप परफॉर्म कर रहा है, सर्विसिंग कैसी है, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। मेरे खुद के कॉलेज में जितने भी बंदे मिलेंगे, या तो एचपी, डेल, कुछ बंदों के पास मैकबुक को मैं खराब नहीं बोल रहा, बट काफी महंगा चला जाता है। फिर एसर, आसूस, लेनोवो, यही सारे ब्रांड्स मिलेंगे, समझे। उसके बाद अगर बात कर ले बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप के हिसाब से लेनोवो यहां थोड़ा सा नीचे आ जाता है, बाकी सारे लैपटॉप्स ठीक है अपनी जगह। अगेन अब मैं सिर्फ एचपी, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर इन्हीं की बात कर रहा हूं। तो बैटरी बैकअप में लेनोवो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं बैटरी बैकअप में बहुत कंप्लेन करते हैं कि 1-2 साल तो ठीक ठाक चलता है, उसके बाद बिना चार्ज में लगाए चलता ही नहीं। तो बैटरी बैकअप में इशू है, बट ये नहीं कि बाकी सारे जो ब्रांड्स है जो बैटरी बैकअप देंगे सालों साल वही चलता रहेगा। बैटरी बैकअप धीरे धीरे कम होती है। और यूजुअली जो आपके गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं, भले ही 6 घंटे 7 घंटे लिख दे, 4 घंटा से ज्यादा नहीं चलता। और अगर आप हेवी गेमिंग कर रहे हो उस लैपटॉप में, तो 2 घंटा हार्डली, 1.5 से 2 घंटा ले सकते हो। और ये खराब नहीं होता, गेमिंग लैपटॉप में ऐसा ही होता है। और इसमें भी मान लेते 2 घंटे हेवी गेमिंग चल रहा है नए लैपटॉप में, एचपी, डेल की बात कर रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा 2-3 साल बाद, यही आपका 1 घंटा भी हो सकता है, धीरे धीरे कम होता है। लेकिन लेनोवो में कुछ ज्यादा ही कम हो जाता है धीरे धीरे। तो लेनोवो में बैटरी बैकअप के हिसाब से थोड़ा कम जाता है, लेकिन अगेन अगर आप चार्ज में 2-3 साल बाद लगाकर चलाने के लिए तैयार हो, तो प्राइसिंग के हिसाब से आपको बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा। एचपी, डेल थोड़ा सा महंगा हो जाता है। एचपी, डेल मैं बोलूंगा ओवरऑल एक बढ़िया लैपटॉप है। फिर उसके बाद अगर बात कर ले कि भैया प्रोसेसर्स कौन से बढ़िया होते हैं, तो देखिए यहां एक प्रोसेसर चल रहा है एएमडी का और इंटेल का। तो यहां मैं सीधा एक मार्जिन देना चाहूंगा, 50,000 के अगर नीचे का लैपटॉप ले रहे हो तो राइजन के साथ जाओ, और अगर 50,000 के ऊपर का लैपटॉप है तो इंटेल प्रेफर करूंगा मैं। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि राइजन में थोड़ी सी हीटिंग इश्यू आती है। 50,000 के ऊपर में आपको हेवी टास्क करने होंगे तो थोड़ी सी हीटिंग इश्यू आती है, क्योंकि उसका आप देखोगे जो स्पीड होता है वो भी इंटेल से थोड़ा सा ज्यादा होता है।
तो जब स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा प्रोसेस भी कर रहा है तो थोड़ा सा हीटिंग इशू आएगा। लेकिन इसके वजह से होता क्या है कि समय के साथ इंटेल से जल्दी डिग्रेड कर जाता है राइजन। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन हाँ इशू आएगा। तो प्रेफर्ड होता है 50,000 के ऊपर इंटेल पे जाइए और 50,000 के नीचे राइजन पे, क्योंकि राइजन सस्ता पड़ता है इंटेल से। तो 50,000 के नीचे हम उतना हैवी टास्क नहीं कर रहे होते तो उतनी हीटिंग इशू हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो उस वजह से 50,000 के नीचे राइजन, 50,000 के ऊपर इंटेल। और ये एकदम ये कट टू कट मार्जिन नहीं बोल रहा, एकदम 50,000 ही रखना है। मैं एक फेडिंग लाइन बोल रहा हूं कि 50,000 से नीचे जो सस्ते वाले लैपटॉप्स राइजन जाइए और महंगे में जितना महंगा चला जाना है इंटेल जाइए। उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रेफरेंस है, हो सकता है 50,000 में आप राइजन भी पसंद कर सकते हो, 50,000 में आप इंटेल भी प्रीफर कर सकते हो। बिल्कुल कट टू कट मार्जिन नहीं है लेकिन एक प्रायोरिटी बता रहा हूं मैं, सस्ते के लिए राइजन, महंगे के लिए इंटेल। और इवन जो आपका ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, हमारा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड राइजन के साथ आपका रेडियन आता है, वो भी सस्ते वाले में ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। लेकिन इंटेल के साथ जो आपको एनवीडिया देखने को मिलेगा, आजकल राइजन में भी आपको एनवीडिया देखने को मिल जाएगा, इंटेल में भी रेडियन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अमूमन तौर पे जो बता रहा हूं, राइजन में रेडियन और इंटेल में एनवीडिया। महंगे वाले सेगमेंट में जब हम चले जाते हैं 50-60 हजार के ऊपर, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 60 हजार में कुछ लोग राइजन को भी प्रेफर करते हैं क्योंकि हो सकता है कोई डिस्काउंट चल रहा हो जिससे आपको रेडियन को थोड़ा महंगा वाला और थोड़ा सस्ते में भी मिल रहा हो, प्रेफर कर सकते हो। तो यहां मैं पर्सनली अभी इंटेल और एनवीडिया की ज्यादा बातें करने वाला हूं क्योंकि हमारे जो इंजीनियरिंग में लैपटॉप्स चलते हैं मोस्टली 50,000 के ऊपर के ही लैपटॉप्स चलते हैं। क्योंकि चाहे आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग अगर सिर्फ करना है तो आपका 30-35 हजार 40 हजार के लैपटॉप में भी हो जाता है। लेकिन यहां दिक्कत क्या आती है कि आपको आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के भी मॉडल्स ऑपरेट करने होते हैं। सिर्फ अगर कोडिंग की बात कर लूं मैं तो वहां पर थोड़ा सा हेवी लैपटॉप चाहिए होता है, यानी कि कम से कम 50,000 तक का लैपटॉप। फिर अगर बात कर ले, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो कम से कम आपको 60,000 के ऊपर जाना पड़ेगा। गेमिंग कर रहे हो तो 70,000 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बढ़िया इंजीनियरिंग के हिसाब से लैपटॉप बताओ जिसमें आप लगभग मोटा मोटी हर कुछ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत फेस नहीं होने वाली, तो इंटेल i5 प्रोसेसर के साथ जाइए। और अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो एनवीडिया में GTX 1650, 1050 आपका बहुत नीचे हो जाता है। 1650 एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड माना जाता है और उसके बाद 2050 भी आता है, लेकिन लोग उसे प्रेफर कर उसे छोड़ के 3050 की तरफ जाते हैं। अगर आपको बहुत हेवी गेमिंग करनी है तो आप 3050 RTX 3050 की तरफ जा सकते हो। लेकिन एक बढ़िया बताऊं कि इंजीनियरिंग के हिसाब से तो GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड और i5 11th या 12th जेन प्रोसेसर एक बढ़िया लैपटॉप होता है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अनटिल एंड अनलेस आप इंजीनियरिंग की लीग से बाहर निकल के बहुत हेवी वीडियो एडिटिंग 2K 4K और उसमें भी मूवी क्वालिटी वैसा अगर वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो तो उस समय आपको i7 प्रोसेसर की तरफ जाना पड़ सकता है। फिर RTX 3050 की तरफ भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, एक हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, भैया ये MSI का एक एग्जैक्टली मुझे मॉडल नहीं याद आ रहा, लेकिन MSI में GF Thin करके GF16 Thin ऐसा कुछ ब्रांड था, उसमें RTX 3050 मिल रही थी और प्राइसिंग 62,000 के आसपास था। तो ले सकता हूं क्या? तो देखिए, अगर 60,000 के नीचे अगर वो लैपटॉप मिल रहा है तो आप ले सकते हो, उसके ऊपर प्रेफर्ड नहीं है वो लैपटॉप, क्योंकि वहां जो हमें 3050 दिख रहा है वो एक्चुअल 3050 वाला परफॉर्मेंस नहीं देगा। अगर RTX 3050 की तरफ जा रहे हैं तो वहां हमें कम से कम 75 वॉट 95 वॉट वाला हमें वहां ग्राफिक्स कार्ड चाहिए होता है, लेकिन उसमें 40 वॉट है, काफी परफॉर्मेंस नीचे मिलने वाली है। जो ओरिजिनल RTX की ग्राफिक्स कार्ड होती है 3050 वाली, उससे परफॉर्मेंस नीचे मिलने वाली है। तो अभी तक जो भी चीजें वही वापस एक बार समराइज कर देता हूं, काफी मेसी हो गया है। तो ब्रांड में HP, डेल, लेनोवो, आसूस, एसर, आप आसूस को ऊपर रख सकते हो लेनोवो से, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा। MSI को अगर आप सर्विसिंग थोड़ा सा त्यागने के लिए तैयार हो तो वो भी प्रेफर कर सकते हो। और अगर बात कर रहे हैं प्रोसेसर की तो i5 11th या 12th जेन, और अगर बात कर ले ग्राफिक्स कार्ड की तो GTX 1650 एनवीडिया में। और अगर 50,000 से नीचे हो तो राइजन प्रेफर करूंगा मैं, और अगर 50,000 से ऊपर जा रहे हो तो इंटेल प्लस एनवीडिया की तरफ जाना प्रेफर करूंगा मैं। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर बात कर ले कॉमन सा डाउट, भैया SSD या हार्ड डिस्क,
तो यहाँ SSD ऑब्वियस है। आप आज के डेट में ब्लैकबेरी, नोकिया, आउटडेटेड फोन्स लोगे नहीं लोगे तो हार्ड डिस्क की तरफ क्यों जाना। हार्ड डिस्क के कहीं ज्यादा 10 टाइम्स 20 टाइम्स से भी ज्यादा स्पीड आपको SSD में देखने को मिलती है। लैपटॉप जल्दी खुलेगा, सॉफ्टवेयर्स जल्दी खुलेंगे, जल्दी जल्दी टास्क होंगे, किसको जरूरत है वेट करने की। और प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, स्पीड आपको मिल रहा है 10 गुना 20 गुना से भी ज्यादा, और प्राइस जस्ट हार्ड डिस्क में जो मिलेगा उसका डबल प्राइस रहता है आपका SSD में। तो SSD ही आजकल के लैपटॉप्स में भी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप सस्ते लैपटॉप्स ले रहे हो, मान लेते 25,000 30,000 के लैपटॉप्स, उसमें अगर आपको हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है, आजकल उसमें भी SSD आता है, लेकिन अगर हार्ड डिस्क देखने को मिल रहा है तो खरीदने के बाद आप उसमें SSD लगवा सकते हो। आप किसी भी कंप्यूटर दुकान वाले भैया के पास जाइए, हार्ड डिस्क निकाल कर SSD लगाएंगे। SSD का एक और कवर आता है जो हार्ड डिस्क की जगह फिट हो जाता है, वो भी आपके पास ऑप्शन है। रैम की बात करें तो 8 GB प्रिफर्ड होता है। 8 GB के बाद कुछ लोग 16 GB पे भी चले जाते हैं, आप अपग्रेड करा सकते हो। आजकल 8 GB वाले जो लैपटॉप्स लोगे उसमें 16 GB पे अपग्रेड हो जाते हैं। उसमें देखिएगा 8 GB एक्सपेंडेबल अप टू 16 GB, कुछ लैपटॉप्स एक्सपेंडेबल अप टू 24 GB 32 GB भी होते हैं, बट कॉमनली 16 GB मिलेंगे, काफी है वो लैपटॉप। 16 GB वाला डायरेक्ट लेने का जरूरत है नहीं है, अगर महंगा पड़ रहा है तो 8 GB वाला लीजिए। अगर लगे मेरा काम रुक रहा है तो डबल स्लॉट्स होंगे उस लैपटॉप में, एक और 8 GB वाला लगवा लीजिए, रैम 16 GB हो गया। लैपटॉप की बात करूं तो अगर आपका कोडिंग वाला ब्रांच है, डेली आपको रेगुलर बेसिस पे लैपटॉप लेकर जाना है और कोडिंग ही करना है, तो आप 13.6 इंच या 14.5 इंच वाला जो पतले लैपटॉप्स, हल्के लैपटॉप्स आते हैं वो प्रेफर करिए, क्योंकि उस पर आपको बड़ा स्क्रीन नहीं चाहिए कि चीजें मुझे ज्यादा डिटेल्स में देखनी है। छोटा लैपटॉप लीजिए, हल्का रहेगा, ले जाने में कहीं ले आने में सुविधा रहती है। थोड़ा महंगा पड़ सकता है वो लैपटॉप, एक्चुअली होता क्या, छोटे लैपटॉप्स में बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलती है। थोड़े महंगे पड़ सकते हैं लेकिन बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा मिलेगी। जैसे अगर हम गेमिंग में 4 घंटे की बात कर रहे हैं तो 12-13 घंटे आपको 13.5 इंच वाले लैपटॉप्स में मिल जाएंगे, 14.5 इंच वाले लैपटॉप में। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहे हो, आप गेमिंग की तरफ जा रहे हो, तो गेमिंग लैपटॉप्स प्रेफर्ड होते हैं जो आपके थोड़े हेवी होंगे, 2.25 kg 2.5 kg ऐसे लैपटॉप्स मिलेंगे आपको। उसमें आपको वीडियो एडिटिंग में बड़ा स्क्रीन चाहिए होता है, थोड़ी चीजें डिटेल से दिखे। और गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए आपको जो हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए वो सारे बड़े मोटे लैपटॉप्स में ही देखने को मिलते हैं। गेमिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जैक्टली गेमिंग ही कर रहे होगी। गेमिंग लैपटॉप का मतलब परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट लैपटॉप, आप उसमें कहीं भी आपका कोई काम नहीं अटक रहा होगा। एंड्रॉइड स्टूडियो भी अगर आपको चलाना है तो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कम से कम 8 GB रैम वाला i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं होती है, आपका एक i5 प्रोसेसर और 8 GB रैम सफिशिएंट होता है। लेकिन 4 GB रैम की तरफ मत चल जाइएगा, एंड्रॉइड स्टूडियो अटक जाता है। फिर बात करें भैया टच स्क्रीन लैपटॉप कैसे होते हैं, तो देखिए टच स्क्रीन लैपटॉप जो भी ग्राफिक्स वाला काम करते हैं, जो 3D मॉडल्स बनाते हैं, उनके लिए बढ़िया होता है, बट उसमें फीचर्स बहुत कम हो जाते हैं, दाम काफी ऊपर चला जाता है, फीचर्स कम हो जाते हैं। तो उसके जगह आप 2-3 हजार के टच पैड्स आते हैं, उससे भी काम चला सकते हो। मैंने अपने कॉलेज में ऐसा ही देखा, बहुत कम, शायद इक्के दुक्के के पास मैंने देखा भी होगा या नहीं, टच स्क्रीन नहीं है। अमूमन लोग टच स्क्रीन अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें स्पेसिफिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं, प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है। तो इसलिए आप कुछ ग्राफिक्स वाला काम करते हो तो आप टच पैड ले सकते हो, 2-3 हजार में बढ़िया क्वालिटी का आ जाता है, उससे आप काम चला सकते हो। और अगर बात कर ले भैया मैकबुक की तरफ, तो मैकबुक देखिए उसमें अगर आपको कोडिंग करना और वीडियो एडिटिंग करना है तो मैकबुक बहुत बढ़िया लैपटॉप है, मोस्टली आपका कोडिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए ही बना है। लेकिन अगर आप चाहते हो मैं गेमिंग भी करूं, उन सारी चीजों के लिए विंडोज हमारा सबसे बेस्ट है। विंडोज बना ही गेमिंग के लिए है, विंडोज में आप ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अगेन एप्पल में फिर भी वीडियो एडिटिंग को थोड़ा सा एज मिलता है, बट ऐसा नहीं कि विंडोज में काम नहीं हो पाएगा। मैं बस बता रहा हूं कि प्रायोरिटी में एप्पल थोड़ा ऊपर है, मैकबुक थोड़ा ऊपर है विंडोज से। तो ठीक है, चीजों को समराइज करते हैं। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करना है तो आपके लिए i3 11th जेन और 4 GB रैम भी सफिशियंट होता है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ आपको एंड्रॉइड स्टूडियो भी करना है, अगर आपको डेवलपमेंट वाले भी कुछ काम करने हैं, तो उस जगह पे i5 11th या 12th जेन, उसके साथ ही साथ 8 GB रैम, ग्राफिक्स कार्ड की यहां जरूरत नहीं है। तो अगर एक कंप्यूटर साइंस वाले बंदे के हिसाब से बात करें जिसे कोडिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, लेकिन वीडियो एडिटिंग गेमिंग जैसे टास्क नहीं करने, तो i5 11th या 12th जेन और उसके साथ 8 GB रैम, ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत नहीं है। और लैपटॉप साइज में 13.5 इंच से लेकर 14.5 इंच।
अगर आपको वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग करनी है तो i5 11th या 12th जेन 8GB रैम या 16GB रैम। फिर उसके साथ ही साथ आपको जरूरत पड़ेगी GTX 1650 की। और अगर हैवी गेमिंग में जाना है, हैवी वीडियो एडिटिंग में जाना है तो आप i7 प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो। थोड़ा महंगा, काफी महंगा पड़ेगा। और यहां प्रोसेसर को आपकी जरूरत पड़ेगी RTX 3050। तो एक आइडियल मैंने रेंज बता दिया। अगर सिर्फ जिसको कोडिंग करनी है, जिसको कोडिंग प्लस डेवलपमेंट करना है, जिसे वीडियो एडिटिंग करनी है, जिसे गेमिंग करनी है, जिसे हेवी वीडियो एडिटिंग हेवी गेमिंग करनी है, उस हिसाब से मैंने बता दिया। लेकिन ऑन एन एवरेज एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से जो सूटेबल लैपटॉप होता है, जिसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे किसी भी ब्रांच में हो, चाहे आपको 3D मॉडलिंग करनी है, चाहे आपको कैड मॉडलिंग कुछ भी करना है, i5 11th या 12th जेन का प्रोसेसर, GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड, 8GB रैम जो कि एक्सपेंडेबल हो 16GB, ताकि आपको अगर स्लो लग रहा है तो आप 16GB तक एक्सपैंड कर सको। और इसके साथ साथ अगर आपको उतनी कुछ काम, मेहनत, भारी वाला काम नहीं करना है, अगर शुरू से पता है, तो आप पतला हल्का लैपटॉप ले सकते हो 13.5 इंच का। लेकिन अगर आपको पता है वीडियो एडिटिंग करना है या गेमिंग करना है, उस केसेस में आप बड़ा वाला 15.5 इंच का गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ मेरे द्वारा हैंड पिक लैपटॉप्स अलग अलग प्राइस रेंज में वो सारी चीजें दी गई है। कोडिंग के हिसाब से कुछ लैपटॉप्स मैंने बता रखे हैं, कुछ गेमिंग के हिसाब से, कुछ वीडियो एडिटिंग, इन सारी चीजों के हिसाब से कुछ लैपटॉप्स मैंने कैटेगराइज कर रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हर बढ़िया लैपटॉप का एक अलग डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो आ रहा होगा। और आपको किसी पर्टिकुलर लैपटॉप का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगर लैपटॉप मुझे बढ़िया लगी, लोगों को लेना चाहिए, तो उसका रिव्यू मैं कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।